हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछले 2 दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पाया था, तो आज हम 1, 2 और 4 दिसंबर का देखेंगे। एक्चुअली 3 दिसंबर को संडे था और ज़्यादातर न्यूज़ इलेक्शन रिलेटेड थी, तो कल मैंने न्यूज़पेपर पीडीएफ बनाया नहीं था। तो हम ये 3 दिन का बैकलॉग देख लेंगे, 1, 2 और 4 का। तो पहले स्टार्ट करते हैं 1 तारीख के न्यूज़पेपर से। पहला था, हिट जॉब इज़ नॉट अवर पॉलिसी। एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया पे एक एक्यूजेशन लगाया कि जो उनका अमेरिकन सिटीजन है पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसके हिट जॉब के लिए एक इंडियन ऑफिशियल को पकड़ा गया है। ठीक है, तो जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ये बताया है और उस इंडियन ऑफिशियल के खिलाफ एक जांच करने की भी बात कही गई है। सो अब हमें यहाँ पे जानने की बात ये थी कि क्या इंडिया भी CIA के रोल को हिट एंड रिमूव वाले फीचर पे जा रहा है कि नहीं। तो ये एक छोटा सा सोचने के लिए आर्टिकल था, इसको आप कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे, ना ही प्रीलिम्स में, ना ही मेंस में, ना ही इंटरव्यू में। शायद अगर आपसे ये पूछ लें तो शायद आप कुछ बता सकें। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल आते रहते हैं, तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी होता है। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है, GDP का ग्रोथ हुआ है 7.6% इन Q2। अब आपको यहाँ पे 2 बातें जानने की ज़रूरत है। पहला, ये GDP के आंकड़े निकालती कौन है? उस एजेंसी का नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और GDP को, व्हाट इज़ GDP? GDP होता क्या है? रियल GDP और नॉमिनल GDP में डिफरेंस क्या होता है? तो GDP क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। एक कंट्री है, उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, उसके जो टोटल वैल्यू होती है उसको GDP बोलते हैं। रियल GDP और नॉमिनल GDP में क्या डिफरेंस होता है? रियल GDP को इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है एक बेस ईयर को लेके। अब आपको वो कमेंट में बताना है कि वो बेस ईयर इंडिया के लिए क्या है। अगर आपने इकोनॉमी के बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको बेस ईयर याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आज ही जाके याद करें, और नहीं याद है तो जाके गूगल से पहले अभी रिसर्च करके कमेंट में ज़रूर लिखें। और दूसरी बात ये जानने की ज़रूरत है कि GDP कैलकुलेशन के 3 मेथड कौन से हैं। पहला एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा प्रोडक्शन मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स को मिला के कैलकुलेट किया जाता है। इनकम मेथड में वेजेस, रेंटल इनकम और प्रॉफिट्स को किया जाता है। प्रोडक्शन मेथड में फाइनल वैल्यू जो होगी गुड्स की, उसमें से इंटरमीडिएट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो प्रोडक्शन मेथड के थ्रू हम GDP को कैलकुलेट करते हैं। तो होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। DAC अप्रूव तेजस एंड प्रचंड फॉर आर्मी। तेजस जेट और प्रचंड जेट्स के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, और DAC क्या होता है उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो पहले देखते हैं DAC क्या होता है। DAC एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी उसको चेयर करते हैं, और जिसका काम क्या होता है? तो इनिशियल अप्रूवल फॉर एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्री, ये जो आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को जो डिफेंस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उसके बारे में समीक्षा करती, बैठक करती है, फिर उसको अप्रूव करती कि इंडिया से ख़रीदना है, बाहर से ख़रीदना है। तो एक टॉपिक है GS3 में, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि कैसे हम जेट्स और हेलीकॉप्टर भी इंडिया में बना रहे हैं। तो पहला है तेजस एयरक्राफ्ट। एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको HAL और टेडा ने मिलकर बनाया है। 3000 किलोमीटर का इसका रेंज है और 4000 किलो का इसका पेलोड है। ठीक है। और LCH प्रेजेंट एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है, और ये 5000 मीटर्स के एल्टीट्यूड तक उड़ सकता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। और आगे बढ़ते, लॉस एंड डैमेज फंड। एक्चुअली क्या हुआ था, पिछले साल COP27 में एक फ़ंड बनाने की बात की गई थी जिसका नाम था लॉस एंड डैमेज। वो एक फ़ंड एस्टेब्लिश तो हो गया था, लेकिन उसमें कौन पैसे डालेगा, कितने पैसे डालेगा, क्या उस फंड की कमिटमेंट्स होंगी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन COP28 के पहले दिन में इसके बारे में बताया गया है कि इसमें 250 मिलियन का कमिटमेंट भी आ गया है, और ऑल डेवलपिंग कंट्रीज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फंड। ठीक है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि और जो लीस्ट डेवलप कंट्री और स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स है, उनमें क्लाइमेट चेंज को लेकर जो प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि पिछले साल पाकिस्तान में फ्लड आ गया था। अब जैसे ये जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, इनको कैसे फ़ंड किया जाए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उसके लिए एक फ़ंड बनाया जा रहा है जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फ़ंड। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज फ़ंड क्या है, फ़ंड की रिक्वायरमेंट क्यों है, और एक्चुअल कमिटमेंट कितनी हुई है, वो है 250 मिलियन की। और कुछ
एक्सपर्ट्स की माने तो अराउंड 1.5 ट्रिलियंस चाहिए और सिर्फ हुआ है अभी 2.5 मिलियन का कंट्रीब्यूशन। तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ये नेक्स्ट है, इसरो का एक नया प्रोजेक्ट है पोलैरीमीटर सैटेलाइट। इसका काम क्या होगा ये आप यहाँ से देख लेंगे। टाइम डोमेन स्टडीज़ और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये काम किया जाएगा। होप यू गेट दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। हेनरी किसिंजर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल डिप्लोमेट रहे हैं पूरी दुनिया के। उन्होंने वियतनाम वॉर में बहुत ज़्यादा उनका रोल था। इंडिया यूएस के रिलेशन जो बिगड़े थे ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट निक्सन, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। और इनका एक बड़ा रोल था चाइना और यूएसए की जो टाइज़ हैं उसको नॉर्मलाइज करने में। तो इस तरीके के डिप्लोमेट बहुत कम होते हैं वर्ल्ड में, आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, इसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, लेकिन कभी कभी अपने क्यूरियस माइंड को फीड करने के लिए आपको इस तरीके के अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। होप यू गेट दिस आर्टिकल एज वेल। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कोर सेक्टर और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दूसरा फिस्कल डेफिसिट। तो कोर सेक्टर क्या होता है? ये वो 8 सेक्टर्स का लिस्ट है जो 40% ऑफ इंडिया की इंडस्ट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इनमें ग्रोथ होता है तो ये बताता है कि इकोनॉमी अभी किसी और की ओर जा रही है। ठीक है, इसमें से ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी और कोल का आउटपुट बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर आपको देखना है तो ये टोटल 8 देख लीजिए, जैसे कि कौन कौन से हैं सेक्टर्स। सीमेंट है, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर। इसका आपको हाईएस्ट से लोवेस्ट और लोवेस्ट से हाईएस्ट आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स में इसमें सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, दूसरा टर्म है फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट मतलब घाटा, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट के किया जाने वाला घाटा। गवर्नमेंट जितना स्पेंड करती है और जितना उसको टैक्स में वापस मिलता है, उसके बीच का जो गैप है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2023 का टारगेट था 5.9%, और ये कहा गया है कि 45% हमने वो टच कर लिया है। जो 5.9% का टारगेट था ऑफ जीडीपी, किससे ज़्यादा हमारा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, उसका 45% हमने अचीव कर लिया। अभी तक मार्च पूरा 2 क्वार्टर अभी बचा हुआ है। तो होप यू गेट इट, आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा। और ये जो डेटा है ना 5.9%, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आते हैं। अगले साल बजट आएगा, उसमें फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा आएगा, तो वो भी डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल आया है इजराइल पैलेस्टाइन वॉर को लेकर। इसमें ये कहा गया है कि हम कैसे इस वॉर को एक आखिरी वॉर इस दुनिया का बना सकते हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, दिस एरा इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जब वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से रशिया में मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अब्राहम अकॉर्ड कैसे एक फाउंडेशन हो सकता है वेस्ट एशिया में पीस लाने के लिए। ठीक है, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, 2 स्टेट सॉल्यूशन बनाया जा सकता है कि नहीं, तो इसके बारे में पूरी कंट्रीज़ को आपस में बैठना पड़ेगा। यूएस, रशिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मॉनिटर में यहाँ पे पीस कीपिंग मिशंस को पहले लगाना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं और ये एक लॉन्ग टर्म मेजर है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, इसको पढ़ना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकल ऑफ ऑल 3 days। ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। अब इसमें यह बताया गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी लोकल बॉडी का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट असेंबली का इलेक्शन एक साथ करवाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे और क्या वे फॉरवर्ड है। ये एक पूरा 15 मार्क्स का GS2 का क्वेश्चन ही है। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो पहले आप फेवर के 5 पॉइंट्स दिए हैं, अगेंस्ट के 4 पॉइंट्स दिए हैं, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ क्या आ सकते, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको अमेंड करने पड़ेंगे, लीगल इश्यूज़ क्या आ सकता है, और आगे के वे फॉरवर्ड का है। वे फॉरवर्ड में ये बताया गया है कि जैसे कि अभी क्या होता है, लोकसभा इलेक्शन प्लस आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा, ये 3 इलेक्शंस एक साथ होते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, अभी जैसे तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलेक्शन हुए, इसको थोड़े से डिले करके हम इनके साथ क्लब कर सकते हैं, और जो 2-4 महीने बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं उनको पीछे करके ऐसे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट असेंबली प्लस लोकसभा इलेक्शन को क्लब कर सकते हैं एक साथ, और लोकल इलेक्शन को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ हो जाए और ये अलग हो जाए, तो इससे क्या, जो भी फेवर होगा वो सब 5 फेवर पॉइंट्स बताए हैं, अगेंस्ट के 5 पॉइंट्स बताए हैं। तो ये क्रिटिकली एनालाइज द नोशन ऑफ
वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का आपका रेडी हो गया सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ने से। कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप इसको लिख लीजिए, पूरा अच्छे से लिख लीजिए, आपका ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं नहीं गया, आया सीधे आप लिख देंगे। सो होप ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। तीसरा आर्टिकल सेल्फ एनालिसिस के लिए था, बहुत कुछ था नहीं तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं 2 दिसंबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस की ओर। तो पहला आर्टिकल है तमिलनाडु गवर्नर के बारे में। गवर्नर बहुत हॉट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना ही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो री इनेक्टेड बिल्स हैं वो आप मस्ट बी पास बाई गवर्नर, उसको आप प्रेसिडेंट के लिए रिकन्सिडरेशन पे नहीं भेज सकते। बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। COP28 में एक्चुअली मैं COP28 के लिए एक ट्विटर थ्रेड लिख रहा हूँ जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप बुकमार्क या सेव करके रख लीजिए क्योंकि वो एक कंटिन्यूइंग पोस्ट है, उसमें इंपॉर्टेंट एडिशन होते जा रहा है उस थ्रेड में, तो ये सब उसमें दिया हुआ है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि इंडिया ने ऑफ़र किया है कि हम 2028 का क्लाइमेट मीट होस्ट करना चाहते हैं। दूसरा, इंडिया ने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है ये। दूसरा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 30 बिलियन फंड का अनाउंसमेंट किया है टू बूस्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उस फंड का नाम है अल्टेरा। ठीक है, तो अल्टेरा का क्या क्या मकसद है कि क्लाइमेट फोकस्ड ये एक फंड रहेगा जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों से पैसा का योगदान लिया जाएगा और उसको पूरे दुनिया में शेयर किया जाएगा। तो होप यू गेट दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में पहले बात कर चुके हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ग्रीन इन्वेस्टमेंट, इसका नाम है अल्टेरा, इसके बारे में भी हमको पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर टॉयलेट्स बनाए गए थे और एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है कि जो टॉयलेट्स का यूसेज है वो रूरल एरिया में कम हो रहा है। इस तरीके का एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया था, लेकिन अभी क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने उस रिपोर्ट को रिकॉल कर लिया है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस। तो अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ जानने की ज़रूरत है, स्वच्छ भारत मिशन और वाई टॉयलेट्स के जो यूसेज क्यों कम हो रहे हैं, क्यों हम बिहेवियरल चेंज नहीं ला पा रहे जितनी ज़रूरत है। तो ये आपको ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से सोचना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे FRBM एक्ट के बारे में बताया गया कि FRBM एक्ट बोलता है कि स्टेट्स जो कर्ज लेते हैं अपार्ट फ्रॉम ये जो कर्ज लेते हैं उसका एक रेशियो होना चाहिए, वो ठीक है, वो 1% के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो उसमें ये कहा गया है कि स्टेट डेट टू स्टे एट 31 to 32% इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो यहाँ पे FRBM एक्ट के बारे में आप जाके अभी पढ़ेंगे फ्रॉम योर इकोनॉमिक बेसिक कोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल में पहला दिया है इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट को एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट भी बोला जाता है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी काम करती है, जो कि एक जनरलिस्ट होते हैं, इनको इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा समझ होती नहीं है और ये इनकी अपस्किलिंग भी बहुत समय से हुई नहीं है। तो यहाँ पे 2 बताया गया है कि एक एक्सपर्टीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम अपस्किलिंग कर सकते हैं, मिशन कर्मयोगी जो कि सिविल सर्वेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक हारमोनी बनाई जा सकती है। तो ये अच्छा आर्टिकल था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, कैसे ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये था 2 दिसंबर का न्यूज़पेपर। आगे चलते हैं 4 दिसंबर के न्यूज़पेपर में। ये पहला आर्टिकल मैंने इलेक्शंस के बारे में था ताकि आप पढ़ें और जानें। तो ये इसमें ज़्यादा तो ऐसा कुछ है नहीं एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, लेकिन ये है कि आपको पॉलिटिकली अवेयर भी होना चाहिए, तो मैंने ये डाल दिया था। दूसरा है मिचाउंग साइक्लोन। तो साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS1 ज्योग्राफी से, ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे। साइक्लोन के कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से जब विंड स्पीड जब चेंज होती है तो साइक्लोन किस किस तरीके के फॉर्म में चला जाता है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और इस बे ऑफ बंगाल में आया है तो इसका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। COP28 का अदर इनिशिएटिव, जैसा कि मैंने बोला मैं एक ट्विटर थ्रेड लिख रहा हूँ जिसमें ये सब कुछ आते जाएगा, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें की गई है। पहला, डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है 2030 तक उसको अभी के इंस्टॉल कैपेसिटी से 3 टाइम्स करने की बात कही गई है। इंडिया ने दोनों ही डिक्लेरेशन पे अपना प्लेज नहीं किया है। एक्चुअली अभी इंडिया के पास 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी है,
2030 तक हमने टारगेट रखा है इसको 500 गीगावाट का करने का, लेकिन इंडिया ने इस प्लेज को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में काम नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए कोल बहुत इंपॉर्टेंट है और जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाएंगे तो कोल ख़त्म करने की बातें कही जाएंगी। तो इसलिए इंडिया ने इससे ऑप्ट आउट किया है और अपना खुद का एक डिक्लेरेशन, अपना खुद के पाथ को फॉलो करने का डिसीज़न लिया है। अब आप ये कमेंट में बताइए कि ये डिसीजन इंडिया का सही है कि नहीं, और सही है तो क्यों है 1 पॉइंट दीजिए, गलत है तो क्यों है 1 पॉइंट दीजिए। होप यू गेट दिस आर्टिकल। प्लेसेस इन न्यूज़। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी वॉल्केनो जो है वो फिर से फूट गया है। तो आपको ये जानना है कि माउंट मेरापी है कहाँ। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में है। एक्चुअली मैं एक इनिशिएटिव सोच रहा हूँ कि हफ्ते में 2-3 इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं उसको एक अलग से वीडियोस में बना के बताया जा सके। और इसके अलावा मैं एक सोच रहा हूँ कि PDF भी बनाऊँ इसमें 100+ प्लेसेस इन न्यूज़ जो पिछले 1 साल में रहे इंपॉर्टेंट उसके बारे में। तो सोच रहा हूँ ये स्टे ट्यून्ड, आपको ज़रूर मिलेगा, जल्दी मिलेगा। होप आपसे बस केवल जो ये इनिशिएटिव है इन पे आप प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, रिप्लाई कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मेरे लिए हमारे चैनल ग्रो होगा और मैं कुछ बड़ी चीज़ें कर पाऊँगा। तो होप यू लाइक दिस इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, मीथेन के बारे में बताया गया। मीथेन जो एक ग्रीन हाउस गैस है, कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, उससे 28 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP एक टर्म होता है जो CO2 से कंपेयर करता है कि कितनी खतरनाक गैस है। तो ये 28 टाइम्स खतरनाक है, लेकिन CO2 का जो लाइफ है वो डेकेड्स है, बहुत सदियों तक रहता है। लेकिन ये जो CH4 है, मीथेन है, इसका लाइफ कुछ साल तक है। तो होप यू गेट दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं और ये भी इसके सोर्सेस क्या हैं। पहला कैटल फार्मिंग, लैंडफिल्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन बहुत बड़ा रीज़न है और कैटल फार्मिंग ये तो बहुत बड़े रीज़न है फॉर मीथेन एमिशन के लिए। तो आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। एक एडिटोरियल है, बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि जो इंडिया के डिसेबल लोग हैं, दिव्यांग जन जिनको बोला जाता है, वो GS2 वल्नरेबल सेक्शंस का पार्ट है। उनके उत्थान के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक स्पार्ट प्रोजेक्ट चला रहा है। तो ये आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। सो ये थे 3 दिन के न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।